नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। भारत के इतिहास से जुड़ा एक सवाल जिसने 70 के दशक में देश को हैरान कर दिया था, जो आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये सवाल है कि क्या सिक्किम की रानी CIA की एजेंट थी। ये वो सवाल, जब इसका खुलासा हुआ, जब ये सामने आया तो सरकार भी हिली। तब सरकार ने भी कई सारी जाँच कमेटी बिठाई और उसके बाद में कई सारे अलग अलग खुलासे होने लगे। तो क्या ये पूरा केस रहा, ये आज आपको बताने वाले हैं। कैसे 23 साल की होप कुक 40 साल के सिक्किम के राजकुमार से मिलती हैं और ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के अंदर ही वो सिक्किम की रानी बन जाती हैं। जब वो सिक्किम की रानी बनी तो कैसे अचानक CIA और अमेरिका का जो एक दबाव था, या ये कहें कि जो उनका एजेंडा था, वो सिक्किम के ऊपर हावी होने लगा। और कैसे इस पूरे एजेंडे से, कैसे इस तरह के स्ट्रैटेजी से अमेरिका की अजीत डोवाल साहब ने, IB के उस समय के एक बहुत ही जाबाज अधिकारी, कैसे उन्होंने सिक्किम को, भारत को इस संकट से अमेरिका के CIA के आज़ाद कराया था। तो आज के एपिसोड में आपको डिटेल में इस पूरे केस के बारे में पता चलने वाला है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है हिमालय से। हिमालय की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा राज्य बसा जिसका नाम था सिक्किम। सिक्किम में साल 1642 1642 से ही नामग्याल वंश का राजतंत्र चलता था। वही लोग वहाँ पे रूल करते थे। शुरुआत में तिब्बत का भी उस पर प्रभाव रहा सिक्किम के ऊपर। बाद में ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टोरेट बन गया। और फाइनली जब आज़ादी हुई भारत की तो 1950 में बताते हैं कि इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बनता है सिक्किम। यानी कि इसका मतलब ये था कि जो भी डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स के, कम्युनिकेशन के मैटर्स हैं, वो सब भारत हैंडल करता था। लेकिन इसके बावजूद इस समय तक जो अंदर के सारे मसले होते थे, या ये कहें कि जो इंटरनल अफेयर्स होते थे, वो सारे के सारे सिक्किम के इस राजतंत्र के, यानी कि नामग्याल वंश के ही हाथों में थे। तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं 1950 तक। हमने आपको बताया स्ट्रैटेजिक तौर पे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये राज्य था भारत के लिए भी। लेकिन देखा ये गया कि 60s और 70s में, यानी 60 और 70 के दशक में, ये जो जगह थी सिक्किम, ये जो राज्य था, यहाँ पे जो राजनीति थी उसका इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो एथनिक तनाव था जो यहाँ पे लगातार फैल रहा था अंदर, उसका प्रभाव पड़ने लगा। और साथ ही साथ कुछ विदेशी ताकतों ने भी सिक्किम को अपना सेंटर बनाना शुरू कर दिया था। ये सारी चीज़ें चली इस बीच में 60 और 70 के दशक में। इस नामग्याल वंश के, सिक्किम के, उस समय पर युवराज हुआ करते थे, राजकुमार थे, जिनका नाम था पंडेल थोंडुप नामग्याल। पंडेल थोंडुप नामग्याल जो थे 23 मई 1923 को, 1923 में 23 मई के दिन उनका जन्म होता है। स्कूलिंग भारत से ही हुई थी। बहुत ही शानदार इंग्लिश बोलते थे, अंग्रेज़ी अच्छी बोलते थे, बहुत ही मॉडर्न थे। लेकिन जो उनके एक तरह से रिचुअल्स थे, या जिस तरह से वो ट्रेडिशन जो फॉलो करते थे, वो सिक्किमीज़ और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो किया करते थे। सारी स्कूलिंग यहीं से हुई, भारत से। गोरखा रेजिमेंट के एक ऑनररी ऑफिसर भी बनते हैं। 1950 में उनकी शादी हुई। नाम था, जिस महिला से शादी हुई थी, सेंगी देकी। सेंगी देकी से शादी होती है, बच्चे होते हैं, 3 बच्चे हुए, 2 लड़के 1 लड़की। लेकिन 7 साल के बाद ही 1957 में सेंगे देकी का निधन हो जाता है। इनकी मौत के बाद जो थोंडुप नामग्याल थे वो बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ गए। अकेलापन उनको घेर रहा था लगातार में। इस बीच में राजतंत्र तो था ही, मतलब आप देखिए कि रॉयल लाइफ, लग्जरी, सारी चीज़ें थी, लेकिन स्टिल एक अकेलापन इनको कचोटता था अंदर, मन ही मन में। स्वभाव से बताया जाता है काफ़ी ज़्यादा शर्मीले थे, लोगों से उतनी ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जो समय था, इस समय जब जीवन में ये अकेले पड़े, तो इस समय पर एक लड़की थी यहाँ से, सिक्किम से 7 समंदर पार, कोसों, हज़ारों मील दूर, जिसका नाम था होप कुक। और होप कुक इस समय पर 17 साल की थी। ये हम आपको साल 1957 की बात बता रहे हैं। 17 साल की होप कुक जो थी, अब इसका यहाँ क्यों जिक्र आ रहा है थोंडुप नामग्याल की कहानी में, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये एक पूरा जो ओवरऑल केस बना है, ये होप कुक से ही रिलेटेड है। होप कुक जिसका जन्म हुआ 24 जून 1940 को, एक लड़की जिसका जन्म हुआ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। माँ जो थी वो पायलट थी, पिता थे एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। लेकिन समय के साथ ही देखा ये गया कि जब बचपन में ही 18 महीने की करीबन उम्र थी होप कुक की, तब एक प्लेन क्रैश में माँ का निधन हो जाता है। माँ के जाने के बाद में पिता भी जो थे, उनका दूसरी किसी महिला के साथ में जो संबंध थे उसके चलते वो भी अलग हो जाते हैं, होप कुक को अकेला छोड़ देते हैं। अब इसके बाद होप और उसकी एक बहन जो थी, उसे नाना नानी के पास भेज दिया जाता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जाती हैं, वहीं पे बड़ी हुई। कुछ समय तक नाना नानी ने रखा, क्योंकि नाना नानी जो थे बुज़ुर्ग भी थे, और दूसरी चीज़ बहुत ही बड़ी एक कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे होप कुक के नाना। तो 12 साल की उम्र तक करीबन वहाँ पर रहती है। लेकिन 12 साल की उम्र में एक झटका लगा जब नाना का देहांत हो गया।
नाना जी का जब देहांत हुआ तो इसके बाद होप कुक और उसकी जो नानी थी वो साथ में रहती थी, वही उसको संभालती थी, उसकी देखभाल करती थी, स्कूलिंग उसकी करा रही थी। लेकिन 3 साल हुए और 3 साल के बाद नानी भी चल बसी। ये सारी चीज़ें उसके बचपन में रहीं और यहाँ से अब होप कुक और उसकी जो बहन थी उसे ईरान भेज दिया जाता है उसके अंकल और आंटी के पास। यहाँ एक पूरा जो एक CIA से होप कुक का नाता है वो यहीं से इस्टेब्लिश होना शुरू हो चुका था। इस तरह की बातें कई बार बताई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान में जिनके यहाँ वो रहती थी, जो उसके अंकल थे जिनका नाम था सेल्डन चैपन, वो US के एम्बेसडर थे, US एम्बेसडर टू ईरान। तो उन्हीं के घर में उसका रहना हुआ और यहीं पूरी उसकी पढ़ाई हुई ईरान के अंदर। तेहरान में भी उसने अपना कॉलेज किया। पहले उसका चैपन स्कूल जो है ईरान का, वहाँ पे पढ़ाई हुई। उसके बाद मेडेरा स्कूल में पढ़ाई हुई। हाई स्कूल तक उसने इन सारे स्कूल्स में अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर 1959 आता है और 19 साल की उम्र में होप कुक ने सारा लॉरेंस कॉलेज, बहुत ही फेमस कॉलेज, यहाँ पे एशियन स्टडीज़ करने के लिए अपना एडमिशन लिया। इस बीच में सभी लोग जानते थे, जो उसके अंकल जिनके यहाँ वो रह रही थी, जो कि US एम्बेसडर टू ईरान थे, वो भी ये जानते थे कि वो हमेशा से भारत आना चाहती है। भारत के प्रति उसका एक अलग तरह का लगाव था। हिमालय देखना चाहती थी, तिब्बत आना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें इन सभी को बखूबी पता थी। खैर बचपन उसका जो था वो विक्टोरियन स्टाइल में गुजरा, लेकिन इसके साथ में होप कुक के साथ में ये सारी चीज़ें जो हैं, बातें कि वो एशिया घूमना चाहती है, उसका एक सपना है, ये सभी लोग जानते थे, इससे वाकिफ़ थे। बताया जाता है कहीं ना कहीं यहीं से एक प्लॉटिंग जो थी CIA की वो शुरू हो चुकी थी। खैर ये साल जो था 1959, इस समय पर जब वो अपने इस हॉस्टल में रहती थी सारा लॉरेंस कॉलेज में, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जेन अलेक्जेंड्रा, एक बहुत ही बड़ी US की अभिनेत्री बनी, एक्ट्रेस बनी, वो उसकी रूममेट थी। सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी थी। बहुत ही अच्छे खासे कॉलेज में उसकी पढ़ाई हो रही थी। लेकिन यही वो साल था 1959 जब पहली दफ़ा जो उसका सपना था एक भारत आने का वो पूरा होता है। यही वो साल था जब होप कुक पहली बार भारत आती है। अब ये वो समय था जिस दौरान सिक्किम के राजकुमार पाल्डेन थोंडोक नामग्याल जो थे वो अपने अकेलेपन से गुजर रहे थे। कई दफ़ा देखा ये गया था और लोगों को पता भी था इस बारे में कि वो दार्जिलिंग जाते हैं। दार्जिलिंग में जो विंडरमेर होटल है वहाँ पे उसके लाउंज में लंबे समय तक बैठे रहते हैं। कई दफ़ा उनका यहाँ जाना होता है और ये भी बताया जाता है इनके बारे में कि जिन एरियाज़ में वो रुका करते थे, CIA की एक्टिविटीज़ को वहाँ पर देखा गया था। CIA को ये बात पता होना कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो सिक्किम के जो राजकुमार हैं वो इस होटल में, इस जगह पे रुकते हैं। अब ये इत्तेफाक आप समझिए या कोई प्री प्लान्ड मिशन कि जब पहली बार होप कुक भारत आई 1959 में, तो वो इसी दार्जिलिंग के विंडरमेर होटल में आके रुकती हैं। यहाँ पे रुकी, उसी लाउंज में बैठी हुई थी जब एक शाम 1959 की गर्मियों में होप कुक यहाँ पे जब मौजूद थी, तब पाल्डेन थोंडोक नामग्याल का एक बार फिर से इस होटल के लाउंज में आना होता है। उन्होंने यहाँ पे अपनी फेवरेट ड्रिंक जो थी उनकी वो ऑर्डर की। अचानक से उनकी नज़र पड़ी एक लड़की पर जो कि किताब पढ़ रही थी। ये लड़की और कोई नहीं, होप कुक ही थी। नज़र पड़ी, इसके बाद में उनको पता चला, जब वो वहाँ से निकल गई, उन्होंने पूछताछ की और ये पता चला कि एक अमेरिकन स्टूडेंट है जो कि समर वेकेशन में यहाँ पे घूमने के लिए आई हुई है और उसको एशिया घूमना था, इंडिया से बहुत लगाव है। ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई गई नामग्याल को। उन्होंने अप्रोच किया, दोनों में बातचीत हुई और इसके बाद एक कनेक्शन बिल्ड होने लगा। तो थोंडोक नामग्याल जो थे वो अपने अकेलेपन से गुजर रहे थे इस समय पर लगातार। इसके पहले जो होप कुक है उनकी भी ज़िंदगी कुछ खास ठीक रही नहीं थी। बचपन में माँ बाप गुजर गए, उसके बाद नाना नानी के यहाँ रहीं, वो गुजर गए, अंकल आंटी के यहाँ उनका ईरान में बचपन बीता था। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ थी और सिक्किम से और भारत से उनका कनेक्शन, उनको एक तरह से लगाव जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो होप कुक को सिक्किम का जो मैजिकल एक तरह से वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा पसंद आता था। इसी बीच में जब दोनों की बातचीत शुरू हुई तो एक कनेक्शन जो था बिल्डअप हो गया। खैर ये ट्रिप होप कुक की ख़त्म हुई और इसके बाद वो वापस से अपनी पढ़ाई के लिए ईरान चली जाती हैं। वहीं पे जो US एम्बेसडर उनके अंकल थे उनके यहाँ रहने लगती हैं। लेकिन इस बीच में भी थोंडोक नामग्याल और होप कुक के बीच में, अब आप ये देखिए कि होप की उम्र इस समय 19-20 साल की बताई जाती है और थोंडोक नामग्याल करीबन 38 साल के थे। तो दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो बनना शुरू होता है। चिट्ठियों से दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, कॉन्टैक्ट में रहते थे। 2 साल तक ये लोग मिले नहीं। साल 1961 में होप का दोबारा से एक विज़िट हुआ भारत का और ये सेकंड विज़िट था उनका जब वो भारत आई। फिर से एक बार विंडरमेर होटल में रुकी। इसके बारे में उन्होंने थोंडोक नामग्याल को, पाल्डेन नामग्याल को बताया भी था कि वो यहाँ पर रुकने वाली है। और जैसे ही उन्हें पता चला था तो सिक्किम के राजकुमार पाल्डेन सीधा होप कुक से मिलने के लिए इस होटल में पहुँचते हैं। इसी दिन शाम को जिम खाना क्लब में एक डांस का आयोजन था, वहाँ पर उन्हें इन्वाइट करते हैं और इस डांस के दौरान में पाल्डेन नामग्याल ने होप कुक को प्रपोज कर दिया। ये कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। करीबन 20 साल की उम्र थी इस समय होप कुक की। शादी के लिए वो राज़ी थी या नहीं थी, अब ये एक तरह से एक रहस्य बन चुका है। लेकिन बहुत ही जल्दी
करीबन 1 साल के अंदर ही बताया जाता है कि 61 में ही इनफैक्ट इसी साल में इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। होप कुक को इससे पहले पार्डेन नामग्याल गैंगटॉक भी ले गए थे। वहाँ पे जाके जब उन्होंने राजमहल उनका देखा था होप कुक ने, तो बताते हैं कि वो खुशी से झूम उठी थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। वो उनको पता भी था कि वो हमेशा से इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती थी। ये सारी चीज़ें चलती हैं। 61 में इन दोनों की इंगेजमेंट हुई, लेकिन इसके बाद जो ज्योतिष थे, जो राजशाही ज्योतिष थे सिक्किम के, उन्होंने शादी को 1 साल 2 साल के लिए डिले कर दिया। उनका कहना था कि इस समय शादी नहीं की जा सकती और इसी की वजह शादी की डेट फिक्स होती है 1963 में। 2 साल बीते, इस बीच में लगातार दोनों संपर्क में रहते हैं। 20 मार्च 1963 का दिन आता है जब पूरे देश को और दुनिया को ये पता चला कि शादी होने वाली है सिक्किम के राजकुमार पार्डेन नामग्याल की, दूसरी शादी, और वो भी एक अमेरिकन लड़की से। एक अमेरिकन लड़की जिसका नाम है होप कुक, वो यहाँ पे उनसे उनकी शादी होगी और इसके बाद गैंगटॉक में जो पैलेस है उसकी मोनेस्ट्री में ये शादी का आयोजन किया जाता है 20 मार्च 1963 में। एक बहुत ही ग्रैंड बुद्धिस्ट वेडिंग हुई। 14 लामास थे जिन्होंने राइट्स एंड रिचुअल्स कराए। ये सारी चीज़ें कराने के बाद में जब वेडिंग हुई तो इस समय पर बताते हैं गेस्ट लिस्ट में कई ऐसे बड़े लोग थे जो कि यूएस से, अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। कई ऐसे अलग रहस्यमयी लोग भी आए थे। यूएस एम्बेसडर जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ जो थे वो भी यहाँ पे शामिल हुए थे, शुमार हुए। तो इसके बाद तो उनका आना जाना कई दफ़ा होता था। होप कुक के साथ में उनकी जो कनेक्शन थे वो बन रहे थे लगातार में। कई जनरल्स आए थे, इंडियन रॉयल्स इस शादी में शामिल हुए और इस शादी के बाद में होप कुक ने अपनी यूएस सिटीजनशिप छोड़ दी थी, जिससे कि ये ना लगे कि कोई अमेरिकन आम हिमालयाज़ में, सिक्किम में, भारत में काम कर रहा है। लेकिन अब ये शादी जो है वो हो चुकी थी, दुनिया भर को इसके बारे में पता चल गया था। होप कुक ने गैंगटॉक पैलेस में सेटल होना शुरू कर दिया था और इस बीच में नेशनल ज्योग्राफिक, द न्यूयॉर्कर, इन सब ने कवर करना शुरू किया होप कुक को, उनकी शादी को। बताया ये गया, जो टाइटल लिखे जाते थे उसमें कहा जाता था हर हाइनेस होप नामग्याल द क्राउन प्रिंसेस। तो इस तरह से उनको अब बुलाने लगे थे लोग। बुद्धिस्ट प्रैक्टिस की होप कुक ने, लेकिन ऑफिशियली वो अभी भी क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियनिटी को ही मानती थी। और हेनरी किंसिंगर ने भी इस पर अपने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि शी बिकेम मोर बुद्धिस्ट दैन द पॉपुलेशन। इस तरह की जो बयानबाजी थी वो लगातार में अब वेस्ट की तरफ से होती थी और सिक्किम के ऊपर, होप कुक के ऊपर, भारत के ऊपर तंज भी कई बार कसे जाते थे और कई बार डायरेक्टली कई चीज़ें बोल दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें अब होप कुक के आने के बाद सिक्किम के मायने से शुरू हो चुकी थी। तो शादी के बाद होप कुक अब गैंगटॉक पैलेस में रहना शुरू करती हैं। पार्डेन नामग्याल के जो पहली वाइफ से उनके 3 बच्चे थे, उनकी स्टेप मदर बनती हैं। कुछ ही महीने बीते, अचानक इस राज परिवार को एक बड़ा झटका लगा। 2 दिसंबर 1963, इसी साल, जो पार्डेन नामग्याल के पिता थे, ताशी नामग्याल, जो कि किंग थे उस समय तक, 11th किंग थे सिक्किम के, उनका निधन हो जाता है। अचानक उनके उस निधन के बाद में जो पार्डेन नामग्याल थे वो बनते हैं 12th चोग्याल, यानी कि 12th किंग ऑफ सिक्किम, इनफैक्ट लास्ट किंग ऑफ सिक्किम। और इसी के साथ क्योंकि होप कुक से उनकी शादी हो गई थी तो होप यहाँ बन जाती हैं ग्यालमो, सिक्किम की ग्यालमो, यानी कि क्वीन ऑफ सिक्किम, 23 साल की उम्र में महज। तो अचानक से ये सारी चीज़ें जब हुई तो ये 60 का वो दशक था जब इंटरनेशनल मीडिया का पूरा ध्यान जो था वो होप कुक और सिक्किम के ऊपर था। यहाँ पे उनके लिए एक एग्जॉटिक फेरी टेल की तरह उनकी पूरी लाइफ को दिखाया जाता था। लिखा जाता था अमेरिकन क्वीन इन टाइनी हिमालयन टाउन, इस तरह के हिमालयन किंगडम, इस तरह की आर्टिकल जो थे वो छापे जाते थे। और टाइम मैगजीन, लाइफ मैगजीन, वोग, इन सब ने इनके बारे में आर्टिकल छापे हैं इस समय। एक आर्टिकल तो इस तरह का छपा था 1969 में, जिसमें टाइम मैगजीन ने सिक्किम अ क्वीन रिविजिटेड में पूरी लाइफस्टाइल बताई थी, पूरी एक दिन कैसा होता है होप कुक का वो बताया था। उसमें उनके आने जाने से लेकर उनकी गाड़ियों के बारे में, उनकी लग्जरी के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात कही गई थी। लेकिन इस बीच में जब पूरी दुनिया भर के सामने एक ये इमेज थी कि होप कुक इस तरह की एक रानी बन चुकी है 23 साल की, इतनी कम उम्र में, सिक्किम की एक अमेरिकन क्वीन, यहाँ पे पैलेस के अंदर की रियलिटी जो थी, जो असलियत थी, सच्चाई थी, वो बहुत ज़्यादा अलग थी। पैलेस के अंदर क्या चल रहा था कि जब से शादी हुई थी तभी से जो पुराने सिक्किमीज़ जो लोग थे, जो आसपास के खास लोग थे राजा के, अब जो राजा क्योंकि पार्डेन नामग्याल थे, तो उनके जो खास लोग थे वो उन्हें कभी भी इस विदेशी रानी के ऊपर, यानी कि होप कुक के ऊपर कभी भरोसा नहीं हुआ। वो कभी उन पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाए। चोग्याल की इस समय जो बहन थी, जो पार्डेन नामग्याल थे, उनकी जो बहन थी प्रिंसेस प्रेमा, उनका भी एक जो पावर टसल है वो भी हमेशा होप कुक के साथ में चलता था। उनके क्लैश जो थे वो शादी के बाद ही शुरू हो चुके थे। इस दौरान में ये भी बताया गया कि जब समय बीता तो पार्डेन चोग्याल जो थे वो खुद भी अल्कोहलिज्म से लड़ रहे थे। उनको शराब पीने की एक
बुरी लत थी और उसकी वजह से वो उससे लगातार फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो चीज़ें लगातार चलनी इस तरह की शुरू हुई, लेकिन यही वो दौर था जब पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ने लगा था। इसी बीच में अचानक से ये देखा गया कि सिक्किम के अंदर यूएस का, अमेरिका का, खासकर अगर कहा जाए स्पेसिफिकली तो सीआईए का जो होल्ड है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। ये दिख रहा था कि होप कोक जो हैं वो सामने तो दिखाती हैं, जो भारतीय जो ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं, कि वो भारत के हित में है, लेकिन एंटी इंडिया काम करती हैं पीछे। ये सारी चीज़ें किस तरह से सामने आई कि 1966 में होप ने नामग्याल इंस्टीट्यूट के अंदर एक जर्नल में अपना आर्टिकल लिखा, और इस आर्टिकल में उनका जो टाइटल था वो ये था, सिक्किमीज थ्योरी ऑफ लैंड होल्डिंग एंड द दार्जिलिंग ग्रांट। इसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें कही थी जिसने पूरे देश भर में, भारत के अंदर भी एक तरह से सन्न कर दिया था सभी को। मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंची थी, संसद में इस मुद्दे को उठाया गया था, और लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर अचानक से एक अमेरिकन क्वीन आती है यहाँ पे, सिक्किम की रानी बनती है, और फिर ये ऐसी बातें कैसे करने लगी। हुआ क्या कि इस आर्टिकल में होप कोक ने 1835 के दार्जिलिंग ग्रांट को लीज के तौर पर बता दिया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग जो है वो वापस से सिक्किम को दिया जाना चाहिए, रिटर्न मांगा एक तरह से उसको। और ये बात किसी एक नई बनी हुई रानी जो कि अमेरिकन है, अचानक से उसके द्वारा निकलना कोई आम बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती थी, और ये इस तरह से लिया भी गया। जब ये सब चीज़ें हुई तो यहाँ पे मीडिया ने भी इस बात को छापा। अचानक से मीडिया ही थी जिसने पहली बार आर्टिकल निकाले कि सीआईए का एक प्लॉट है ये, एक सीआईए प्लांटेड क्वीन है ये, यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स की तरह उनको इस तरह के नाम दिए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें जब सामने आई, ये बात भारत की प्रेस में छपी, प्रेस से संसद में गई, संसद में इस मुद्दे को उठाया गया, और पार्लियामेंट में जब इस समय, क्योंकि जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, पार्लियामेंट में जब इंदिरा गांधी के सामने ये बात उठाई गई तो उन्होंने कहा कि ये जो बात आ रही है दार्जिलिंग को सिक्किम का एक को वापस देने की, रिटर्न सिक्किम मांग रहा है, तो ये किसी रिस्पॉन्सिबल सोर्स से नहीं आ रही है, ये एक इरेस्पॉन्सिबल क्वार्टर्स से ये बात कही गई है, और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ इरेस्पॉन्सिबल क्वार्टर्स से सीधा सीधा संबंध जो था इंदिरा गांधी का वो होप कोक से था, कि एक नई रानी जो कि अमेरिका से आई है, और उसके द्वारा अगर ये कोई इस तरह की चीज़ किसी इंस्टीट्यूट में कही जाती है तो इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर, इस इंसिडेंट के बाद भी होप कोक रुकी नहीं। उन्होंने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, और उस स्टडी ग्रुप के अंदर कई सारे फॉरेन जर्नलिस्ट थे जिनको इन्वॉल्व किया जाता था। वो उस ग्रुप का हिस्सा रहते थे, उन्हें कल्टिवेट यहाँ से किया जाता था, और यहाँ पे इन फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ में होप कोक एक तरह की ऐसी छवि बना रही थी सिक्किम की कि एक डिस्टिंक्ट नेशन है, सिक्किम को डिस्टिंक्ट नेशन बताती थी। इन सब बातों के बाद में आप ये देखिए कि RNW को भी, सेंटर में जो हमारी खुफिया एजेंसी थी, उनको भी ये लगने लगा, उनके मुताबिक भी ये कहा गया कि ये सब कुछ वेस्ट में भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किया जा रहा था, और उसमें होप कोक को मोहरा बनाकर CIA काम कर रही थी, ऐसा माना जा सकता है। दिल्ली में स्पाई क्वीन जो थी उसकी एक छवि बन चुकी थी होप कोक की अब तक। अब ये 70 के शुरुआती दौर की बात है, जब भारत की खुफिया एजेंसी की पूरी तरह से सिक्किम के ऊपर नज़र पड़ी, होप कोक के ऊपर नज़र पड़ी कि आखिर कैसे एक बहुत ही कम उम्र की एक लड़की आती है, क्वीन बन जाती है सिक्किम की। अचानक से उसका मिलना हुआ नामग्याल के साथ में, और उसके बाद में इन दोनों की एक मित्रता ऐसी बड़ी कि वो शादी में तब्दील हो गई, और उसके बाद वो क्वीन बनने के बाद में सिक्किम की पॉलिसी मेकिंग करने लगती है, उसको भारत से को टोटली अलग दिखाने लगती है, भारत को के अगेंस्ट में काम करना शुरू करती है। उसकी छवि वेस्ट मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी दिखाना शुरू करती है कि भारत सिक्किम के ऊपर जुल्म कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई तो पूरी तरह इसमें CIA का एक जो हाथ था वो हमारे कई सारे जो खुफिया तंत्र के लोग थे उनको ये समझ में आया, और इसी के तहत यहाँ पे अजीत कुमार डोभाल साहब जो हैं उनको भेजा जाता है। अजीत डोभाल साहब को यहाँ भेजा गया। बताया जाता है कि कई सारे और सीक्रेट एजेंट्स थे, हमारी एजेंसीज यहाँ पे अलर्ट हो चुकी थी। अजीत डोभाल साहब को ये इसलिए चुना गया था क्योंकि पहले वो मिज़ोरम में भी काम कर चुके थे। लाल डेंगा का जो आतंक था 70s के दौर में, 60s से ही जो चला आ रहा था, उसको ख़त्म कर चुके थे। पंजाब में अच्छा काम करके दिखाया था, और इस समय पर इंडियन एयरलाइंस की कई सारी ऐसी फ़्लाइट होती थी जो कि हाईजैक की जाती थी 70s और 80s के दशक में, 60 में भी। तो यहाँ पे 15 ऐसी फ़्लाइट थी हाईजैकिंग जो कि उन्होंने रिजॉल्व की थी। तो एक बहुत ही बड़े अच्छे ऑफिसर की तरह उभर रहे थे यहाँ पे IB के अजीत डोभाल साहब। कहते हैं कि 70s में ही उनको ये सिक्किम असाइनमेंट दिया, और इसके बाद जिस तरह से उन्होंने CIA को यहाँ पे एक्सपोज किया है, तो वो कभी जब आगे उनका इंटरव्यू आएगा किस तरह से वो बताएंगे इसके बारे में, तब वो सामने आएगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि एज अ अंडर कवर एजेंट उन्होंने यहाँ पे काम किया, लोकल डिस्गाइज में रहे, प्रो डेमोक्रेसी जो लीडर्स थे उनके साथ में अपनी रैपो मेंटेन किए, और उसके बाद में मोनार्की को बाईपास करते हुए दिल्ली को डायरेक्ट लाइन बनाया सिक्किम के साथ में।
दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंटर जो है, वहाँ से सिक्किम की डायरेक्टली जो एक तरह से प्रोसेस है, फंक्शनिंग है, वो हो। ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी थी। इसी के तहत 73 में सिक्किम में प्रोटेस्ट होना शुरू होते हैं। जब ये प्रोटेस्ट हुए, चोग्याल ने, जो वहाँ के राजा थे, पाल्डेन नामग्याल, तो उन्होंने भारत से लॉ एंड ऑर्डर के लिए हेल्प मांगी। और ये सारी चीज़ें जब होपकुक ने देखी, तो आप ये देखिए कि क्यों ना कहा जाए CIA एजेंट होपकुक को, क्योंकि यहाँ पे 1973 में अगस्त में होपकुक ने हमेशा के लिए सिक्किम छोड़ दिया, या कहें कि हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया, क्योंकि वो ये समझ चुकी थी कि उनका गेम यहाँ पे ओवर होने वाला है। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि वो सीधा यहाँ से सिक्किम छोड़ के न्यूयॉर्क चली गई, और जब वो जाने वाली थी तो उन्होंने अपने हेलीपैड पर, जब वो यहाँ से निकल रही थी, तो BSD दास, जो कि यहाँ पे बहुत सिक्किम में गैंगटॉक पैलेस में एक अहम किरदार प्ले करते थे, BSD दास को ये कहा कि मिस्टर दास, मेरे जो हस्बैंड है उनका ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ और मेरा यहाँ रोल कंप्लीट हो चुका है। ये किस रोल की बात थी, ये किस तरह के रोल की बात कर रही थी? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे भारत ने अपने कुछ ऑपरेशन शुरू किए, अचानक से एक्सपोज होने के डर से यहाँ से होपकुक चली जाती हैं। खैर 1974 में अगले ही साल इलेक्शंस हुए। जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, काजी दौरजी, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शंस हुए, 32 में से 31 सीट्स भी उन्होंने जीती। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो एक नई चीफ मिनिस्टर की पोजीशन यहाँ पे बनी। काजी दौरजी CM बनते हैं, लेकिन चोग्याल अभी भी फिगर हेड थे यहाँ पे। ओवरऑल जो राजवंश था वो अभी भी था। लेकिन इसके बाद 1975 आता है, एक दफ़ा फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं अप्रैल के महीने में। इस बार सिक्किम नेशनल कांग्रेस और जो राजा के जो राजवंश था, उनके जो गार्ड थे, उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। गार्ड्स ने जब फायरिंग की तो यहाँ पे काजी दौरजी ने भारत से इंटरवेंशन की मांग की। इंटरवेंशन जब मांगा गया तो 9 अप्रैल को भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने पैलेस को घेर लिया। यहाँ पे इंडियन आर्मी पहुँच चुकी थी। गेट पे कुछ फायरिंग भी हुई। लेकिन इसके बाद जब चोग्याल, जो वहाँ के राजा थे सिक्किम के, यानी पाल्डेन नामग्याल, जो आखिरी किंग थे, उन्होंने जब भारत से फ़ोन पे बात की, जनरल खुल्लर से उनकी जब बात हुई थी, तो खुल्लर साहब ने उन्हें साफ कहा था कि आप अपने गार्ड्स को बोल दीजिए सरेंडर कर दें, क्योंकि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। 20 मिनट के अंदर 243 गार्ड्स ने सरेंडर किया। 10 अप्रैल को असेंबली ने मोनार्की को एबोलिश कर दिया। 14 अप्रैल रेफरेंडम पास होता और 97.55% ऐसे लोग थे जो भारत के साथ मर्जर की डिमांड करते थे, मांगते थे। उन्होंने उसके लिए वोट किया। 26 अप्रैल को बिल पार्लियामेंट में पास होता है और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22nd स्टेट बन चुका था। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ। लेकिन इस बीच में अब जो पाल्डेन नामग्याल थे, जो आखिरी किंग थे सिक्किम के, 82 में वो कैंसर से उनकी मौत हुई न्यूयॉर्क में। वो न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। इस बीच में होपकुक, जो आप देखिए, उनको US की सिटीजनशिप एक बार वापस से मिल गई थी। अब ये इस तरह से हुआ था पूरी तरह कि जैसे एक एजेंट किसी को दूसरे देश में भेजा हो, वहाँ पे एक नाटक किया हो सिटीजनशिप वापस लेने का। उसके बाद जब असाइनमेंट फेल हुआ तो वापस से अपने देश में आके उसको सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो सेम इसी तरह से होपकुक के साथ में किया गया। होपकुक ने यहाँ पे 1980 में डाइवोर्स भी ले लिया था पाल्डेन नामग्याल से। 76 में उनको उनकी US सिटीजनशिप वापस भी मिल चुकी थी इससे पहले ही। और 83 में उन्होंने, जब नामग्याल की डेथ हुई है, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो माइक वेलेस थे उनसे शादी कर ली थी, एक हिस्टोरियन से। खैर बाद में उनका उनसे भी डाइवोर्स हो गया। और बाद में होपकुक ने कई सारी अपनी किताबें लिखी जिसमें अपने सिक्किम के उस पूरे दौर को बताया भी हुआ है। तो ये ऐसा एक केस था जो आज भी सवाल बना हुआ है कि आखिर क्या सिक्किम की वो जो रानी थी वो CIA की एजेंट थी, किस तरह से CIA के लिए काम किया गया था, और कैसे अजीत डोभाल साहब ने, भारत की खुफिया तंत्र ने यहाँ ऑपरेशंस किए और कैसे सिक्किम को भारत का एक पार्ट बनाया। तो ये आज एपिसोड जो आपको बताना ज़रूरी था, इतिहास से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल था। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप वो भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।